जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग सभी दोस्तों। आज हम जो चर्चा करने वाले हैं वो चर्चा करने वाले हैं संधि के तीसरे नियम की। इससे पहले चूंकि हमने कल देखा दीर्घ स्वर संधि, उसके कुछ उदाहरण, गुण स्वर संधि, उसके कुछ उदाहरण, और साथ ही साथ हम वृद्धि स्वर संधि कर रहे थे। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बात करते हैं हम वृद्धि स्वर संधि। दोस्तों, वृद्धि स्वर संधि में क्या था? आ आ के बाद ए आए तो आई होता है। क्या होता है? आई। यानी कि इसमें मात्रा कितनी होती है? दो होती है। और इसके हमने कल उदाहरण देखे, जैसे सदैव, सिर पे कितनी मात्रा है? दो है। तो क्या बना? सदा प्लस एव। पहले शब्द की कौन सी ध्वनि? अंतिम, बड़ा। दूसरे शब्द का कौन सा वर्ण पहला? तो बड़ा आ के बाद ए आए, ठीक है, तो आई होता है। फिर हमने देखा था एक शब्द मतेक। मतेक की बोले तो मतों की एकता, मत प्लस एक, एक के का अर्थ भी मैं बताया था आपको, एक यानी एकता। ठीक है ना? तो आ के बाद ए आए तो आई होता है। फिर दूसरा नियम क्या था? आ के बाद ओ ओ आए तो औ होता है। सिर पे कितनी मात्रा? दो मात्रा। किसके साथ? पाई के साथ। पाई बोले तो खड़ी लाइन। ठीक है। जैसे वनौषधि, ध्यान देना, वनौषधि। अब यदि वनौषधि में सिर पे कितनी मात्रा है? एक मात्रा है। अब जब सिर पे एक मात्रा रहेगी तो इसका मतलब तो गुण है, यानी कि ये शब्द क्या हो गया? गलत हो गया। तो वनौषधि में क्या होता है? वन प्लस औषधि, वन प्लस औषधि। तो पहले शब्द की अंतिम ध्वनि वन में से हमने क्या निकाला? आ निकाला, प्लस औ औषधि का। तो आ के बाद ओ आए या औ आए, हमेशा औ होता है, इसलिए सिर पे दो मात्रा। परमोदार, परमोदार, दो मात्रा सिर पे जहां लग रही है वहां से विच्छेद कर दीजिए। परम, परम यानी श्रेष्ठ, परम यानी महान। इसकी चर्चा हम कल भी कर चुके थे, याद आ रहा है? तो परम प्लस औदार्य, ये गुण होता है औदार्य का। औदार्य का अर्थ होता है उदारता। क्या होता है? उदारता। फिर वही रिपीट कर देता हूं बात को। पहले शब्द की कौन सी ध्वनि? अंतिम ध्वनि, तो आ निकाल लिया। दूसरे शब्द का कौन सा वर्ण? पहला वर्ण, तो औ निकाल लिया। तो आ के बाद औ आए तब भी क्या होता है? औ होता है, सिर पे दो मात्रा लग जाएगी। ठीक है। मिलनोचित, मिलनोचित क्या होगा? मिलन प्लस औचित, मिलन प्लस औचित। पहला शब्द मिलन है, इसकी अंतिम ध्वनि निकाल लेंगे, नामे से आ, औचित्य में से औ निकाल लेंगे। तो आके बाद औ आए तो क्या होता है? औ होता है। औचित्य का अर्थ होता है सार। क्या होता है? सार। तो मिलन प्लस औचित्य, मिलनोचित्य। मी ऐसा कैसे ही, लामे से आकी ध्वनि निकली, ला यथावत। नामे से आकी ध्वनि निकली, बच आ बचा आधा। आ मिलकर आ में औ मिला तो औ हो गया। तो औ जब होगा तो यहां से ना पूरा हो जाएगा, औ की मात्रा लग जाएगी, बचा के ऊपर चित्त। तो मिलनो प्लस चित्त, मिलनो चित्त, मिलन का कोई सार हो। ठीक है। जैसे प्रौद्योगिक, ठीक है, प्रौद्योगिक।
मृदोष्धि, दंत्योष्ठ, वनोष्ठ, महोज। अब प्रौद्योगिक, मृदोष्धि, दंत्योष्ठ, वनोष्ठ और महोज, सबके सिर पे मात्राएं कितनी लगी है? दो दो मात्राएं लगी है। तो जहां दो दो मात्राएं लगी है वहां से हम विच्छेद करेंगे। तो प्रौद्योगिक में प्रो में लगी हुई है तो प्रा प्लस औद्योगिक, प्रा प्लस औद्योगिक। पहले शब्द की अंतिम ध्वनि आ, दूसरे शब्द का पहला वर्ण औ, दोनों मिले तो ओ हो जाता है। तो प्रा प्लस औद्योगिक, प्रौद्योगिक। मृदोष्धि, मृदा यानी मिट्टी, और मिट्टी में ही क्या पाई जाती है? औषधि पाई जाती है। पहले शब्द की कौन सी ध्वनि? अंतिम ध्वनि बड़ा, औ, दोनों मिले तो औ। तो मृदा प्लस औषधि, मृदौषधि। दंत्योष्ठ, दंत प्लस ओष्ठ, ठीक है, दंत प्लस ओष्ठ, दंत्योष्ठ। अब ये दंत्योष्ठ में यदि हम बात करें, ध्यान दें, तो आ और ओ, तो आ और ओ बराबर क्या हो गया? औ हो गया। वनोष्ठ, वन प्लस ओष्ठ, महोज, महा प्लस ओज। एक ओज गुण होता है, ठीक है, जो साहित्य में कहा जाता है कि 10 गुण होते हैं, उसमें एक गुण होता है माधुर्य गुण आपका, फिर ओज गुण, प्रसाद गुण, समता गुण, समानता गुण, श्लेष गुण, कांति गुण, उदारता गुण। ये ओज एक गुण होता है जिसमें व्यक्ति के मन मस्तिष्क में तीव्रता, दीप्ति या तेज का संचार होता है। तो इस प्रकार से दोस्तों ये हमने वृद्धि स्वर संधि के कुछ उदाहरणों को समझने का प्रयास किया, ठीक है। चलिए बात करते हैं हम यण स्वर संधि। अभी तक मैंने आपसे जो चर्चा की वो चर्चा ये है कि जब हमने देखा कि आ के बाद आ आया तो बड़ा, ई के बाद ई आया तो बड़ा ई, ऊ के बाद ऊ आया तो बड़ा, ये दीर्घ था। लेकिन यण में मैं आपसे कह रहा हूं कि ई के बाद ई के बाद ई नहीं आए, ई यानी कि दोनों छोटी और बड़ी, इन छोटी और बड़ी के बाद छोटी और बड़ी ना आए, तो ई के बाद ई ना आए तो यह होता है। ऊ के बाद ऊ साथ में नहीं आए, कोई परे स्वर आए, कोई दूसरा स्वर या भिन्न स्वर आए तो वह होता है। री के बाद री नहीं आए, ठीक है, तो रा होता है। यदि ई के बाद पहले शब्द में ई है और दूसरे में भी ई है तो दीर्घ में चला जाएगा। ऊ के बाद ऊ है, पहले शब्द में भी है दूसरे में भी है तो दीर्घ में चला जाएगा। ऋषि के बाद ऋषि है तो संस्कृत की जो संधि होती है उसमें दीर्घ री होता है, दीर्घ में चला जाएगा। तो यहां हम कह रहे हैं कि ई के बाद ई, ऊ के बाद ऊ, री के बाद री नहीं आए तो या वा और रा होगा, या वा और रा होगा। कैसे होगा देखो, इसको थोड़ा सा विस्तार से समझा देता हूं। मैं आपसे कह रहा हूं कि ई के बाद आ आए मान लीजिए, तो छोटा आ है तो यह छोटा हो जाएगा। ई के बाद यदि बड़ा आ जाए तो यह बड़ा हो जाएगा। ई के बाद ई के बाद बड़ी ई, ठीक है, कभी भी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? इसलिए नहीं आएगा कि ये तो दीर्घ है ना दोनों, ये तो दीर्घ का नियम था, तो ये साथ में नहीं आएगा, इस बात का हमें ध्यान देना है, ठीक है। तो ई के बाद आ आए तो या, ई के बाद बड़ा आए तो या, ई के बाद
यदि उ आए तो छोटा ऊ की मात्रा यहाँ पे, ई के बाद यदि बड़ा ऊ आ जाए तो बड़ा ऊ की मात्रा। ठीक है, ऐसा कैसे, ई के बाद यदि ए आ जाए तो ये, ई के बाद यदि आई आ जाए तो ये, दो मात्रा हो जाएगी। मतलब कुल मिलाकर आपको ये ध्यान देना है कि जो पीछे जो स्वर है उस स्वर की मात्रा इस या पे लग जाएगी। ई के बाद ओ आए तो यो, ई के बाद औ आए तो यो अन्य सिंह। ठीक है, तो बस ये ध्यान देना है कि पहले शब्द में ई होगा, दूसरे में नहीं तो या बनेगा। और जो भी स्वर पीछे आएगा, ये इसको छोड़कर ई को, जो भी स्वर पीछे आएगा उस स्वर की मात्रा इस या वर्ण पर लग जाएगी। कैसे लग जाएगी, देखो एक उदाहरण बताता हूं। मान लीजिए कि मैंने आपसे कहा त्रयार्थ, या से पहले आधा वर्ण आ रहा है। ठीक है, तो या से पहले आधा वर्ण आ रहा है तो यहां से टूट जाएगा आधे वर्ण से, तो त्रि यानी तीन, तीन अर्थ जो होते हैं उसको बोलते त्रयार्थ। मैंने क्या कहा था, पहले शब्द में ई, दूसरे में ई नहीं आएगा तो क्या होगा, या होगा। अब या कैसे, त्रि में से ई निकला तो त्रा आधा, ई और आ मिलकर या, ये आ तो नीचे ही चुका था, ये रा और ये था त्रिअर्थ, यानी कि आ छोटा था तो यह छोटा। जैसे एक शब्द आपने देखा होगा, ये लिखा रहा इत्यादि, यह छोटा है कि बड़ा, या बड़ा है, यानी कि बड़ा की मात्रा लग रही है इस पे, तो ये आदि लिख दिया पीछे और इस पे लगा दी छोटी की मात्रा, इति प्लस आदि इत्यादि। अब इति पे छोटी की मात्रा लग रही थी इसलिए हमने छोटी की लगाई। अब पहले शब्द में इति में ई निकाला, आ निकाला, और ई के बाद कुछ भी आए तो यह बनता है, तो यह बन गया, लेकिन ये बड़ा था तो बड़ा की मात्रा लगा दी, है ना। फिर ऐसा देखो, ई ऐसा कैसे ही, ती में से छोटी की मात्रा निकली तो तब बचा आधा है, ई और आ मिलकर या, तो ये या और ये दिया था इत्यादि, तो इति प्लस आदि इत्यादि। आप सभी विद्यार्थी, आप अध्ययन कर रहे हैं तो आपको बोलते हैं अभ्यर्थी। क्या बोलते हैं, अभ्यर्थी, अभ्यर्थी। यहां संधि विच्छेद कर दीजिए, या से पहले आधा वर्ण, आधा वर्ण से विच्छेद होगा, क्योंकि या यण संधि जो होती है ना, उस यण संधि की पहचान है या व रा से पहले आधे वर्ण आना, या व रा से पहले आधे वर्ण आना। तो या से पहले भा आधा है, संधि विच्छेद करेंगे तो यह भी, ये अर्थी, अभी का अर्थ होता है पास, अर्थी का अर्थ होता है अर्जन। तो जो गुरु के समक्ष बैठकर अर्जन करता है ज्ञान का वो होता है अभ्यर्थी। तो अभी यानी पास, निकट, नजदीक। ये ई, ये आ, दोनों मिले तो यह आ, ऐसा कैसे लिख दो, ये लिख दिया। भी में से छोटी की मात्रा निकली तो भा कैसा बचा, आधा, ये आधा लिख दिया। ये छोटी और आ मिलकर क्या हुआ था, या लिख दिया। ये रा में थी की मात्रा लगा दिया अभ्यर्थी। ठीक है, जैसे ये छोटा ऊ है, बड़ा ऊ है। मान लीजिए कि मैंने शब्द दिया आपको न्यून, या दिया न्यून, तो या से पहले छोटा ऊ की मात्रा है, तो ये बड़ा ऊ है तो बड़ा ऊ ऐसा निकाल दिया, ऊन ना पे छोटे की मात्रा लगा दी, क्योंकि नीन उपसर्ग है। अब ये उपसर्ग था, इति जो है प्रत्यय का काम करेगा यहाँ पे, ये त्रि तो शब्दांश है, त्रि यानी तीन। जैसे प्रत्येक, प्रत्येक में यहाँ पे किसकी मात्रा लग रही है, की मात्रा लग रही है, तो प्रति प्लस एक। तो मैंने आपसे कहा कि ई के बाद ई नहीं आए तो क्या होगा, या होता है। और भी कुछ उदाहरण देख लेते हैं, जैसे नदयुर्मी, अध्ययन, अध्यक्ष, पर्यटन, पर्यावरण, पर्याय,
अभी जो 6 शब्द आप देख रहे हैं इन पर ध्यान देंगे आप। ये या पे बड़ा ऊ की मात्रा और आधा दा है, या छोटा है आधा धा है, या छोटा है आधा धा है। पर्यटन में रा आधा है, रा की रेप कहलाती है। ये रा आधा है, यहाँ पे ध्वनि आएगी इसकी, और या छोटा है, या बड़ा है, या बड़ा है। तो जैसा वर्ण या दिखाई दे रहा वहां वैसी की वैसी मात्रा आप स्वर की लगा दो। तो ये नदी उर्मी, तो नदी, नदी पे बड़ी की मात्रा आती है, प्लस उर्मी। अब उर्मी में ऊ बड़ा क्यों लगाएंगे, क्योंकि बड़ा ऊ है। उर्मी का अर्थ होता है लहर, तो नदी में चलने वाली लहरें जो होती है, ठीक है, नदी में चलने वाली लहरों को हम बोलते हैं नदी उर्मी। अध्ययन, अधि प्लस अयन, अधि प्लस अयन अध्ययन। अध्यक्ष, अधि प्लस अक्ष अध्यक्ष। पर्यटन, परि, परि का अर्थ होता चारों ओर। अटन, अटन का अर्थ होता घूमना। तो पर्यटन किसको बोलते हैं, जो घूमते फिरते रहते हैं, पर्यटक, पर्यटन। पर्यावरण, परि प्लस आवरण, परि ने चारों ओर, आवरण ने ढका हुआ। पर्याय, परि प्लस आय। देखिए ये परि, ये अधि, ये उपसर्ग है, और नदी तो शब्द ही है, कोई दिक्कत ही नहीं। अब चाहे तो इसको आप जोड़ के भी देख सकते हैं कि कैसे जुड़ेगा। जैसे मान लीजिए हम एक शब्द लेते हैं पर्यटन, तो ये परि, ये प्लस अटन। अब हमको शब्द बनाना पर्यटन का, तो ये पहले शब्द में अंतिम ध्वनि ई, ये आ, ई के बाद कुछ भी आए तो या होता है। अब या होता है तो हमने या लिख दी, ठीक है। अब ध्यान देना, पा ऐसा कैसे लिखा, री में से छोटी की मात्रा निकली तो रा कैसा बचा, आधा बचा। ई और आ मिलकर या हो गया, ये टन लिख दिया, ठीक है। अब नियम कहता है कि जब भी वर्ण रा आधा हो तो पीछे वाले व्यंजन के सिर पर चला जाता है, तो ये व्यंजन के सिर पर चला गया, तो व्यंजन के सिर पर चला गया तो परि प्लस अटन, पर्यटन हो गया, ठीक है। दूसरा क्या बोल रहा था कि ऊ के बाद ऊ नहीं आए तो वह होता है। अब ऊ के बाद ऊ नहीं आएगा तो वह होगा, कैसे होगा देखो, ध्यान दो। ये ऊ के बाद ऊ नहीं आए, नहीं आए तो क्या होगा, वह होगा। जैसा अभी हमने यण में यह देखा था वैसा का वैसे यहां पे ध्यान देना। यानी कि मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि पहले शब्द में तो ऊ आएगा, पहले शब्द में ऊ आप देख आपको दिखाई देगा, लेकिन दूसरे में नहीं आएगा, ठीक है, दूसरे में नहीं। अब दूसरे में नहीं तो क्या बनेगा, वह बनेगा। और जो पीछे दूसरे नंबर पे जो स्वर आएंगे उस स्वर की मात्रा लगा दो, किस पे, ऊ के बाद जो स्वर आएगा उसकी मात्रा लगा दो वहां पे। जैसे मैंने कहा कि ऊ के बाद वाह आया, ठीक है, ऊ के बाद यदि आ गया तो वाह, ऊ के बाद यदि बड़ा आ गया तो वाह, ऊ के बाद यदि छोटी ई आ गई तो वी, ऊ के बाद यदि ऊ आ गया तो वो, ऊ के बाद यदि ए आ गया तो वे। यानी कि पीछे जो स्वर आया उस स्वर की मात्रा वहां पे लगा दो। कुल मिला के ये मैं आपसे बोलना चाह रहा हूं, ठीक। देखो कैसे, जैसे ये शब्द क्या लिखा रहा, वधवरी। ये शब्द क्या लिखा रहा, प्रभुआदेश। ये क्या लिखा रहा, गुरुवाज्ञा। ये क्या लिखा रहा, स्वागत। और ये क्या लिखा रहा, स्वच्छ। अब आपको ध्यान ये देना है कि जैसी मात्रा वहां पे लगी हुई है वैसी लगा दे। ये वह छोटा है, वह बड़ा है, वह बड़ा है, वह बड़ा है, वह छोटा है।
पीछे तो जैसा व रहेगा पीछे वैसे के वैसे स्वर निकाल दीजिए। जैसे वधवरी है तो वधु प्लस हरि, वधु प्लस हरि, वधु में बड़ा ऊ की मात्रा तो बड़ा ऊ प्लस आ। हमने कहा कि छोटा ऊ हो या बड़ा ऊ हो उसके बाद कुछ भी वर्ण आता है तो वाह होता है, तो वाह ये वाह हो गया क्योंकि यहाँ छोटा तो ध्वनि में आ गया। ठीक है, वाह ऐसा कैसे लिखा, धू में से बड़ा ऊ की मात्रा निकली तो धवचा आधा, ऊ और आ मिलकर वाह, ये वाह बचा ऊपर री तो ये री। वधु प्लस हरि वधवरी, वधु का शत्रु, हरि का अर्थ होता है शत्रु, हरि का अर्थ क्या होता है शत्रु, तो वधु का जो शत्रु है वो वधवरी है। दूसरा है प्रभुआदेश, प्रभु, प्रभु में छोटा ऊ, प्रभु का आदेश प्रभुआदेश, भू में छोटा ऊ है, छोटा ऊ के बाद यदि आ जाए बड़ा तो ऊ के बाद कुछ भी आता तो वाह होता है, लेकिन बड़ा आके कारण बड़ा हो गया। ठीक है, वैसा का वैसे देख लीजिए, प्रा यथावत, भू में से छोटा ऊ की मात्रा निकली तो भवचा आधा, ऊ और आ मिलकर क्या हो गया वाह, ये वाह पीछे क्या देश, देश प्रभु आदेश। गुरुवाज्ञा, गुरु, गुरु प्लस आज्ञा। अब गुरु में जो रू देख रहे हैं आप ये छोटा ऊ है, बड़ा तो वाह। स्वागत तो बचपन से याद है आपको, कोई दिक्कत ही नहीं है, सु प्लस आगत, सुयन अच्छा, आपका आगमन अच्छा हो इसलिए हम बोलते हैं स्वागत। स्वच्छ, सु प्लस अच्छ, सुयन अच्छा, अच्छे न अच्छा, साफ सुथरा क्लीन उसको बोलते हैं स्वच्छ। ठीक है, तो इस प्रकार से ऊ के बाद ऊ नहीं आए तो वाह होता है। जैसे आपने एक शब्द सुन रखा होगा स्वास्थ्य, यहां से विच्छेद कर दीजिए, तू वह बड़ा है, स्वास्थ्य, स्वास्थ्य। ठीक है, अब दोस्तों तीसरी जो लाइन थी वो क्या कह रही थी, ऋषि के बाद ऋषि नहीं आए, री के बाद री नहीं आए तो क्या होता है, री के बाद री नहीं आए तो रा। देखते हैं कैसे होता रहा। री वर्ण है, लघु स्वर है, री वर्ण के बाद री वर्ण नहीं आए तो क्या होता है, रा होता है। अब जैसा हमने यहाँ पे कहा वहां पे कहा वैसा का वैसे आपको यहाँ पे ध्यान देना है। यहाँ पे क्या होगा कि पहले शब्द में री होगा, आ आएगा तो रा, बड़ा आएगा री के बाद तो रा, छोटी आएगी री के बाद तो री, बड़ी आएगी री, छोटा ऊ आएगा तो छोटा ऊ की ये रा है, ये छोटा ऊ, बड़ा ऊ आएगा ये ऊ। तो ये गुरु में रू छोटा होता है, रुपया में रू छोटा होता है, अरुण में ऊ छोटा होता है, रूपा में रू बड़ा होता है, भेरू में रू बड़ा होता है। ठीक है, वैसी की वैसी मात्रा लगा दीजिए। अब आपको ये तो ध्यान होगा कि रा जो है, मैंने एक बार आपको बताया था वर्ण विचार में जब हमने पहले दिन लेक्चर लिया था कि आधा ता के बाद जब रा आता है तो त्र वर्ण बनता है, आधा ता के बाद क्या है रा आ जाए तो त्र वर्ण बनता है। तो इसमें क्या होगा, इस जितने भी री के बाद री, री के बाद री वर्ण नहीं आएगा तो वो आपको दिखाई त्रा में देगा, इसमें देगा त्रा में। देखो कैसे देगा, मान लीजिए मैंने लिखा मात्रंश, मात्रंश, मात्रांश नहीं होता याद रखना, मात्रंश, तो ये त्रा छोटा है तो मात्री, मातृ, मातृ प्लस अंश मातृंश, जोड़ के बता देता हूं। ठीक है,
ये तामे से ऋषि की मात्रा निकाली, ये री के बाद पहले शब्द का अंतिम वर्ण निकाल दिया, दूसरे का पहला। हमने कहा कि री के बाद री नहीं आए तो रा होता है, तो ये रा हो गया। दोनों को जोड़ रहे हैं। माँ ऐसा कैसे लिख दिया, तामे से ऋषि की मात्रा निकाल दी तो ता कैसा बचा, आधा। री और आ मिलकर क्या हुआ, रा। तो दोनों मिल जाएंगे, आधा तामे रा, तो ये हो जाएगा त्रा। बचा क्या, ऊपर की बिंदु और ये सा। हो गया मात्रांश। कम समझ में आया तो दूसरा देखो, ये लिखा रहा पित्रालय। ये त्रा जो दिखाई दे रहा है, आपको पता है ये त्रा बना किससे है, आधा ता और रा से बना है। तो आधा ता और रा से बना है, तो वहां से विच्छेद कर दीजिए, उसे तोड़ दीजिए वहां से। तो ये पित्र प्लस आले, पित्र प्लस आले पित्रालय। ता में ऋषि की मात्रा बड़ा, तो री के बाद बड़ा आए तो रा बड़ा हो गया। पी ऐसा कैसा ही, ता में से ऋषि की मात्रा निकाली तो ता बचा आधा, री और आ मिलकर हुआ रा, दोनों मिले तो त्रा, है ना। बचा क्या है, ये पित्रालय है ना। दोनों मिल जाएगी ना ध्वनि एक साथ, तो त्रा हो जाएगा। तो पित्रालय, ये लय तो ऊपर था क्योंकि आ तो नीचे आ चुका था। जैसे क्या लिखा रहा, दात्रुदारता। ये त्रा में जो छोटा ऊ की मात्रा है यहीं से विच्छेद कर दीजिए। ये उदारता, ये दात्री, दात्री मतलब देने वाला, तो देने वाले की उदारता दात्रुदारता। पित्रानंद, पित्रानंद, ये त्रा से विच्छेद कर दीजिए। ये पित्र, पित्रा बड़ा है तो आ बड़ा, पित्र प्लस आनंद, पित्रानंद। ये री की मात्रा, ये बड़ा, तो दोनों मिले तो रा, तो आधा ता में रा मिलेगा तो हो जाएगा त्रा। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से ये यण संधि के हमने तीनों नियम देखे। अब बात करते हैं हम अयादी स्वर संधि की। अयादी स्वर संधि में भी ऐसे ही होता है। अयादी स्वर संधि, अयादी स्वर में क्या होता है, जैसे हमने अभी ई के बाद ई नहीं आए तो या, ऊ के बाद ऊ नहीं आए तो वा, री के बाद री नहीं आए तो रा, वैसा क्या वैसे अयादी स्वर संधि में होता है कि ए के बाद ए नहीं आए तो आई के बाद आई नहीं आए तो आए, ओ के बाद ओ नहीं आए तो औ, और ओ के बाद ओ नहीं आए तो आओ होता है। ठीक है, ए के बाद ए नहीं आए, कोई भिन्न स्वर आए, कोई परे स्वर आए, ठीक है, तो आए। आई के बाद आई नहीं आए तो आए, यानी कि ये जो ए है वो सेम दोनों शब्द में नहीं होना चाहिए, कहने का मतलब ये है। तो ओ के बाद ओ नहीं आए तो आओ, और औ के बाद औ नहीं आए तो आओ होता है। अब दोस्तों इसको याद करना काफी आसान है, देखो कैसे, बोर्ड पर ध्यान देना। पहला वर्ण छोटा है फिर बड़ा है, फिर पहला वर्ण छोटा है और बड़ा है। तो स्वर संधि में क्या होता है, अयादी स्वर संधि में पहले वर्ण को आ मानना होता है। ठीक है, अयादी स्वर में पहला वर्ण आ आ मानना है, दूसरा वर्ण या वा, दूसरा वर्ण या वा यथावत रहेगा, ये दिखाई देगा। अब जैसा है वैसा का वैसे ही रहेगा, दूसरे पर आएगा वो। ठीक है, दूसरा वर्ण या और वा आपको दिखाई देगा, यानी कि यथावत रहेगा, जैसा शब्द में वो आप देखोगे वैसा का वैसे वहां पे आप पहचान जाओगे। जैसे यहीं पर दिखा देता हूं, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा नयन, ठीक है, मैंने लिखा नायक,
मैंने लिखा पवन, मैंने लिखा भावना। एक बार पुनः पढ़े, क्या था नोट? आयादी स्वर में पहला वर्ण आ मानना है, तो ये ना है, ना को छोटा मान लिया। दूसरा वर्ण यथावत रहता है, दूसरा वर्ण या, ये दिखाई दे रहा है। ना बड़ा है तो आ बड़ा, आ छोटा है तो आ छोटा, व यथावत। भा बड़ा है तो बड़ा, व यथावत। आई आई औ आओ, आई आई औ आओ। अब वैसी की वैसी मात्रा लगा दो। आई पे, ये आई कहाँ है? पहले नंबर पे है, तो ने, ये है यन, तो कर दो अन। ये है नायक, आई, आई कहां पे है? दूसरे क्रम पर, तो इस पे लगा दो दो मात्रा, दो मात्रा लगा दी। ने, ये है यक, तो निकाल दो स्वर अक, क्योंकि स्वर करना पड़ेगा ना। ये है पवन, औ, औ कहां है? तीसरे क्रम पर है, तो पो लगा दो सिर पे एक मात्रा। ये है वन, तो कर दो अन। भावना, आव, आव कहां पे? चौथे पे, तो भो, वना, तो कर दो अन। ये आप क्या है स्वर संधि, ठीक है। चलिए कुछ उदाहरण और बता देता हूं, आप एक बार प्रयास करिए। अब यदि हम बात करेंगे तो क्या होगा, जैसे गायक, ठीक है, गायिका, शयन, शयन, भवन, भौती, भवानी। अब आपको कुछ भी नहीं करना, आपको ये ध्यान देना कि या और वा को देखना है। या और वा जहां दिखाई दे रहा है उससे पहले पूरे वर्ण आएंगे, आयादी में पूरे आते हैं। जैसे यण में या वा रा से पहले आधे आधे वर्ण आते थे, वैसे के वैसे अयादी स्वर संधि में या और वा से पहले पूरे पूरे वर्ण आएंगे। तो यहाँ पे क्या है? गायक। पहले तो हम वो निकाल लो, हमने क्या कहा था, नोट करके आपने लिखा था, याद करो। पहले वर्ण को आ मानना है, तो पहले वर्ण को आ मानेंगे, दूसरा वर्ण या और वा यथावत दिखाई देगा। तो ये आय, आय, मात्रा हम बाद में लगाएंगे, है ना। आय, आय, औ, औ और औ, ठीक है। एक शब्द ऊपर ले लेते हैं तो आपको और याद रह जाएगा। जैसे लीजिए पावन, आ बड़ा है, ठीक है, तो आओ। अब आपको ध्यान क्या रखना था? आई पे एक मात्रा, आई पे दो मात्रा, ओ पे एक मात्रा, आओ पे दो मात्रा। पावर पे क्या लगा दूं? दो मात्रा लगा दूं, पो, वो बचा वन, तो ये वाप को स्वर कर दो अन, ओ प्लस अन, पवन। गायक, आई है, आई, आई कौन से नंबर पे? दूसरे पे, तो गे प्लस तक, भाई आई की मात्रा लगेगी ना सिर पे दो। गायिका, गे, यहाँ पे छोटी की मात्रा है तो स्वर निकाल लिया पीछे ही का। शयन, सिर पे एक मात्रा, क्यों? क्योंकि आए है, आई पे एक ही मात्रा लगती है, तो से प्लस अन, शयन। चयन, से प्लस अन। भवन, औ है, भो प्लस अन। भौती, औ है, भो, अति की जगह अति, क्योंकि पीछे स्वर आना जरूरी है। देखो सब पे स्वर स्वर दिखाई देगा। स्वर संधि का एक नियम है कि दूसरे शब्दों में हमेशा आपको डायरेक्ट स्वर दिखाई देगा, जबकि पहले शब्द में तो हम ध्वनि ले रहे हैं, यहाँ डायरेक्ट हमें वर्ण दिखाई देगा, जैसे आ ई। भवानी, भो, व बड़ा है तो आनी, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से हमने ये स्वर संधि के पांचों नियम, दीर्घ स्वर, गुण स्वर, वृद्धि स्वर, यण स्वर और अयादी स्वर को उदाहरण सहित समझने का प्रयास किया। चलिए अब बात करते हैं हम व्यंजन स्वर संधि। चलो आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, ये व्यंजन जो लिखा रहा है इसका संधि विच्छेद करके बताओ तो। व्यंजन कौन सी संधि है? व्यंजन शब्द कौन सी संधि है?
कौन सी होगी? व्यंजन शब्द जो है वो वी प्लस अंजन, अंजन यानी काजल, तो ई के बाद यदि आ जाए तो यह होता है, यानी कि यण संधि का ये शब्द है व्यंजन। ठीक है, चलिए व्यंजन संधि की परिभाषा बता देता हूं। व्यंजन संधि, व्यंजन संधि में क्या होता है दोस्तों? दो व्यंजनों के, दो व्यंजनों के अथवा, या तो दो व्यंजन, दोनों व्यंजन हो सकते हैं, दो व्यंजनों के अथवा स्वर और व्यंजन के मेल को, स्वर और व्यंजन के मेल को व्यंजन संधि कहते हैं। दो व्यंजनों के, या तो दो व्यंजन होंगे अथवा एक स्वर और एक व्यंजन होगा, तो दो व्यंजनों के अथवा स्वर और व्यंजन के मेल को व्यंजन संधि कहते हैं। ठीक है दोस्तों, और व्यंजन संधि में पहला नियम देखते हैं हम, वर्ग के, वर्ग के पहले वर्ण का, वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में बदलना, वर्ग के पहले वर्ण का काय में बदलना, तीसरे में। तो वर्ग का पहला वर्ण कौन सा है? वर्ग का पहला वर्ण है का, चा, ता, ता और पा। तो वर्ग का पहला वर्ण है का, चा, टा, ता, पा, और ये पहला वर्ण किस में बदल जाएगा? तीसरे में बदल जाएगा। तीसरे में बदल जाएगा, का काय में गा में, चा काय में जा में, ता काय में डा में, ता किसमें दा में, और पा किसमें बा में बदल जाएगा। अब यदि ये का आधा है, चा आधा है, ता आधा है, ता आधा है, पा आधा है, तो इसका मतलब गा, जा, डा, दा, बा वर्ण भी आधा रहेगा। क्यों? क्योंकि व्यंजनों में हमने बात करी थी कि भाई व्यंजन जो है स्वर की सहायता से बोले और लिखे जाते हैं, तो इसमें यदि हम हलंत लगाते हैं तो ऑटोमेटिक यहां पर भी तीनों पांचों शब्दों में हलंत लग जाएगा। तो ये तो कॉमन सेंस से आपको ध्यान रखना है कि जैसा शब्द आएगा वैसा आपको लिखना है। यदि आधा आए तो आधे में बदलेगा, पूरा आए तो पूरे में बदलेगा। ठीक है, यदि पीछे स्वर है तो पूरा हो जाएगा, पीछे व्यंजन है तो आधा का आधा रहेगा। ठीक है, एक बार पुनः रिपीट कर रहा हूं बात को, वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में बदलना कैसे बदलता है, देखिए एक बार नियम और विस्तार से बताता हूं। यदि वर्ग का पहला वर्ण, यदि वर्ग का पहला वर्ण का, चा, टा, ता, पा हो, और उसका मेल, और उसका मेल सघोष वर्ण से हो। दोस्तों ये जो सघोष वर्ण है ना, ये कुल 31 होते हैं। कितने होते हैं? 31, 31 होते हैं। यदि वर्ग का पहला वर्ण का, चा, टा, ता, पा हो और उसका मेल सघोष वर्ण से हो, सघोष वर्ण से हो, तो पहला वर्ण उसी वर्ग के, उसी वर्ग के तीसरे वर्ण, यानी कि का काय में बदल जाएगा, का जो है गा में बदल जाएगा, चा काय में बदल जाएगा, जा में बदल जाएगा, ता किस में बदल जाएगा, डा में बदल जाएगा, ता किस में दा, पा किस में बा में,
तो तीसरे वर्ण में बदल जाता है। ठीक है दोस्तों, लेकिन पीछे क्या हो, सघोष वर्ण। अब सघोष क्या होते हैं पहले उसको समझे, फिर इसके उदाहरण में आपको बताता हूं। अन्यथा आपको पता है कि सघोष आपको नहीं पता है और हम उसके शब्द के विच्छेद पर चले जाएं तो ये ठीक नहीं रहेगा, आपको समझ में उतना नहीं आ पाएगा। तो पहले सघोष वर्ण समझिए क्या। देखिए, ये सघोष वर्ण जो होते हैं इसको हम बोलते हैं घोष। और घोष शब्द का होता है नाद। अर्थ क्या होता है, नाद, या होता है कंपन। तो ये घोष जो वर्ण होते हैं इसमें क्या होता है, जब स्वर तंत्रियां, ये मुख्य वर्ग की 5 स्वर तंत्रियां, कंठ है, तालव्य है, मूर्धन्य है, दंती और ओष्ठ है। तो जब स्वर तंत्रियां, जब आप उच्चारण कोई वर्ण करें तो वे वर्ण जिन्हें बोलते समय स्वर तंत्रियां पास पास आ जाए, वे वर्ण जिन्हें बोलते समय स्वर तंत्रियां पास पास आ जाए, और जब पास पास आएगी तो कंपन होगा, इको बनेगा, नाद होगा, तो उसे हम बोलते हैं घोष। घोष का मतलब होता है नाद या कंपन। तो जब स्वर तंत्रियां पास पास आ जाएगी, घर्षण होगा, तो उसे बोलेंगे सघोष वर्ण। सघोष वर्ण कितने होते हैं, ये होते हैं 31। अभी मैंने आपको बताया ये कौन कौन से होते हैं। देखें हमारे स्वर कितने होते हैं, 11। ये जो 11 के 11 ही स्वर है आपके, ये सघोष वर्ण है। 11 के 11 ही स्वर क्या है, सघोष वर्ण है। आ ई ओ री, ए ओ। ये 11 के 11 स्वर क्या है, सघोष वर्ण है। अब 11 ये हो गए तो बचे कितने, व्यंजन 20। और व्यंजन जो है यहाँ पे 20 जो है वो सघोष होते हैं। कौन से होते हैं, ग, घ, अंग। ग, घ, अंग, यानी कि ऐसा लिख दूं, 3, 4 और 5, ऐसा लिख दें, ग, घ, अंग, ज, झ, ञ, ड, ढ, ण, द, ध, न, ब, भ और म, य, र, ल, व और ह। हो गए 20। 3, 4, 5, 345 का मतलब यहां पे है कि वर्ग का तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण और पांचवा वर्ण। फिर अंतस्थ के चारों वर्ण या, र, ल और व, और उष्म का सिर्फ एक वर्ण हा। ठीक है, ये उष्म का सिर्फ एक वर्ण हम लेते हैं हा, अंतस्थ के चारों वर्ण लेते हैं हम, और स्पर्श के 15 वर्ण लेते हैं, है ना। 5, 10, 5, 15, अंतस्थ के चारों या, रा, लावा, 15, 4, 19 और एक हा, उसमें का सिर्फ हा लेते हैं 20। तो 20 और 11 31 वर्ण होते हैं दोस्तों। यदि ये 31 वर्ण में से कोई सा भी वर्ण पीछे आ जाए तो वर्ग का पहला वर्ण, वर्ग का पहला वर्ण क्या था, का, च, ता, ता, पा हो, और वर्ग का पहला वर्ण तीसरे में बदल जाएगा, ग, ज, ड, द और बा में बदल जाएगा। लेकिन कब बदलेगा, वर्ग का पहला वर्ण तीसरे में तब बदलेगा जब उसका मेल सघोष वर्ण से होगा, और सघोष वर्ण कितने, 31। यहीं पे कुछ उदाहरण आपको समझाता हूं तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। परिभाषा एक बार पुनः देख लीजिए। यदि वर्ग का पहला वर्ण काचा टाटा पा हो और उसका मेल सघोष वर्ण से हो तो पहला वर्ण उसी वर्ग के ग, ज, डा, दा, बा में बदल जाता है। लेकिन पीछे क्या हो, सघोष। देखे कैसे, वाक प्लस ईस, वा यथावत, ये का है आधा तो ग हो जाएगा, और गा में बड़ी की मात्रा लग जाएगी। तो वाक प्लस ईस,
वागीश। पीछे स्वर था इसलिए बना है। दिक प्लस विजय, दिक प्लस विजय, पीछे क्या है, व्यंजन है, तो व्यंजन के कारण का आधा गा में बदल जाएगा, तो दिग्विजय। अभी आधा गा क्यों रहा, क्योंकि पीछे व्यंजन था, यदि स्वर रहता तो मात्रा लग जाती स्वर की। तो जैसे ये वाक में ये गा पूरा इसलिए हुआ क्योंकि पीछे स्वर था, यहाँ आधा इसलिए है क्योंकि व्यंजन था। वाक प्लस इस वागीस, दिक प्लस विजय दिग्विजय। ठीक है। अच प्लस अंत, पीछे स्वर है, चा है तो चा काय में बदल जाएगा, जा में, और पीछे स्वर है तो पूरे में बदल जाएगा, अच प्लस अंत अजंत। सट प्लस आनंद, सट प्लस आनंद, आनंद का मतलब होता है मुख या सिर, टा है काय में बदल जाएगा, तीसरे वर्ण डा में, सड़ानंद। सड़ानंद ने 6 मुख किसके हैं, भगवान कार्तिक के 6 सिर है, इसलिए उनको बोलते हैं सड़ानंद। फिर देखो उत प्लस आए, वो ऐसा कैसा ही, आधा ता आधा दा और आकी मात्रा तो उदय, उत प्लस आए उदय। जगत प्लस ईस, जगत प्लस ईस क्या बनेगा, ज ग आधा ता आधा दा, बड़ी की मात्रा, जगत प्लस ईस जगदीश। ठीक है। अब पांचवा देखो, पा बा, पहला वर्ण काय मिला है, यहां देख, अप प्लस मा और अप प्लस बा, या अप प्लस धी, ऐसा कैसे ही, आधा पा आधा बा और धी, अप प्लस धी अवधि। आपने सुन रखा हो ना कब्ज, कब्ज तो कप लज्जा कब्ज, कब्ज कप लज्जा, पा है आधा पा बन जाएगा, जयथ तो कप लज्जा कब्ज। तो का चा टा ता, का चा टा ता और पा, ये पहला वर्ण है, पीछे सगोश से मेल होता है तो पहला उसी के तीसरे में बदल जाता है। ठीक है। ये दोस्तों चर्चा की हमने व्यंजन संधि के पहले नियम की। ठीक है। दूसरा नियम देखिए, अभी पहला वर्ण तीसरे में बदल रहा था, अब पहला वर्ण पांचवें में बदल जाएगा। अभी पहला वर्ण किस में बदल रहा था, तीसरे में बदल रहा था, का चा टा ता पा पीछे सगोश होता था तो तीसरे में बदलता था। अब दूसरे में भी सगोश तो होगा पर लेकिन 31 वर्ण नहीं होंगे, सिर्फ 2 वर्ण होंगे। वर्ग के पहले वर्ण का, वर्ग के पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में बदलना। वर्ग के पहले वर्ण का काय में बदलना, पांचवें में बदलना। ठीक है। अब ये पहला वर्ण अभी मैं बता ही चुका हूं आपको, पहला वर्ण क्या होगा, का चा टा ता पा। वर्ग का पहला वर्ण काचा टाता पा हो और उसका मेल पांचवें वर्ण। ठीक है। तो काका मेल यदि सगोश से हो, और सगोश में भी क्या, सिर्फ ना और मा, इन 2 वर्ण से ही होगा, ये सगोश है दोनों। यदि वर्ग का पहला वर्ण काचा टाता पा हो और उसका मेल सघोष वर्ण या तो ना वर्ण से होगा ये मा वर्ण से होगा, तो पहला वर्ण उसी वर्ग के पांचवें वर्ण में बदल जाता है। यानी कि का जो है पंचमा अक्षर अंगा में बदल जाएगा, क्या जो है पंचमा अक्षर या में बदल जाएगा, टा जो है
ना में बदल जाएगा, ता जो है ना में बदल जाएगा, और पा जो है म वर्ण में बदल जाएगा। एक बार परिभाषा पर ध्यान देना। यदि वर्ग का पहला वर्ण, यदि वर्ग का पहला वर्ण का, चा, टा, ता, पा हो, वह उसका मेल सघोष वर्ण सिर्फ और सिर्फ दो से होगा, या तो ना से या मा से। ठीक है, तो सघोष वर्ण न और मा से होता है, तो पहला वर्ण उसी वर्ग के पांचवें वर्ण में बदल जाता है। कैसे बदल जाता है देखो, वाक प्लस मैं, पीछे दो ही वर्ण आएंगे, या तो ना आएगा या मा आएगा, याद रखना इस बात पर। तो वाक प्लस मैं, ये कागा है, तो पंचमा अक्षर बन जाएगा वांग्मय। वाक प्लस मैं वांग्मय। दूसरा शब्द देख, अच प्लस नास, क्या है, पीछे ना है, आ ऐसा का ऐसा ही, आधा चा आधा न्या, ना अन्नास, अच प्लस नास अन्नास। सट प्लस मास सणमास। तो आधा टा है, आधा ना में बदल गया। जगत प्लस नाथ, क्या होगा, जगन्नाथ। ज ग आधा ता आधा न और ना यथ, जगत प्लस नाथ जगन्नाथ। उन्नति, उत प्लस नति उन्नति। सत प्लस नारी, सच्ची नारी को बोलते सन्नारी। ठीक है, और पीछे क्या वर्ण आ रहा है, मा मा ना ना मा ना ना ना, तो या तो ना वर्ण आएगा या मा वर्ण आएगा। अप प्लस मा अम्मा, अप प्लस मैं अम्मे। तो इस प्रकार से जो पीछे वर्ण रहेगा वो हमेशा ही या तो ना वर्ण रहेगा या म वर्ण रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो वर्ग के पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में बदलना, वर्ग का पहला वर्ण काचा टाता पा होगा, उसका मेल सघोष वर्ण या तो ना से या मा से होगा, तो पहला वर्ण उसी वर्ग के पांचवें नंबर पर पांचवें वर्ण में बदल जाता है। ठीक है, चलिए आज के लिए लास्ट नियम और देख लेते हैं। सहसंबंधी नियम। दोस्तों, सहसंबंधी नियम में क्या होता है, यदि स्वर, कुछ जगह पर उसको उपसर्ग भी कहा जाता है। ठीक है, यदि स्वर आ ई उ री के बाद यदि स्वर,
ठीक है, कुछ पुस्तकें, कुछ राइटर इसको उपसर्ग के रूप में भी लेते हैं क्योंकि वो शब्द का अंश मात्र होता है। तो यदि स्वर आ ई उ री के बाद छ वर्ण आए, छ वर्ण आए तो छ वर्ण से पहले स्वर रहित यानी कि आधा चा, स्वर रहित च वर्ण आ जाता। ठीक है, देखिए क्या है, यदि स्वर आ ई उ री के बाद छ वर्ण आए तो छ वर्ण से पहले स्वर रहित यानी कि आधा चा का आगम हो जाता है या आधा चा वर्ण आ जाता है। कैसे आ जाता देखिए, ये स्वर है आ ई उ री, ठीक है, आधा चा। देखिए कैसे, मैंने लिखा आ प्लस छ, तो छ वर्ण है, इससे पहले ध्वनि आ जाएगी आधा चा की, अच्छा। आ बड़ा है प्लस छ, आच्छादन, तो आ आधा चा आच्छादन, आच्छादन। ई है बी प्लस छेद, वी उपसर्ग का भी काम करेगा, स्वर का भी काम करेगा, विच्छेद, ठीक है। ई प्लस छा, इच्छा, ठीक है। उ अनु प्लस छेद, अनुच्छेद। री पितृ प्लस छाया, पितृ छाया। ठीक है दोस्तों, तो नियम था छ संबंधी में कि यदि उपसर्ग कहें या स्वर के बाद, ठीक है, छ वर्ण आए तो छ वर्ण से पहले आधा छ वर्ण आ जाता है। ठीक, इस प्रकार से आज की कक्षा के लिए हम यहीं पर इसको विराम देते हैं। आप सभी अपना ख्याल रखिएगा, दीपावली को आराम से मनाइए परिवार के साथ। आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुलाकात करते हैं दीपावली के बाद। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।